आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 20 चिकित्सा का चक्कर। तो ये एक छोटी सी कहानी है। इसमें हम देखेंगे कि डॉक्टर्स, वैद्य, हकीम लोग जो हैं कभी कभी क्या है, पैसे कमाने के चक्कर में उल्टी सीधी दवाएं रोगी को दे देते हैं, जिससे क्या है, रोगी का रोग तो खत्म नहीं होता, उल्टा वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है ना। तो ठीक है, इस कहानी में पढ़ते हैं कुछ ऐसे डॉक्टर, वैद्य और हकीम के बारे में। इस निबंध के लेखक सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्यकार वेदा बनारसी है। इस हास्य व्यंग्य प्रधान लेख में वैद्यों, हकीमों और डॉक्टरों पर व्यंग्य किया गया है जो बिना उचित जांच किए सिर्फ पैसे कमाने के लिए मरीज को आवश्यक दवाएं देते रहते हैं। ऐसे चिकित्सक रोगी के लिए रोग से भी अधिक खतरनाक बन जाते हैं। तो ऐसे डॉक्टर जो हैं, चिकित्सक जो हैं, वो रोगी के लिए उस रोग से भी ज़्यादा खतरनाक बन जाते हैं जो पैसे कमाने के लिए उन्हें सही ढंग से दवाएं नहीं देते हैं। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। तो क्या था, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं भला चंगा एक बढ़िया आदमी था, कोई मुझे रोगी नहीं कह सकता था। लेकिन जब मैं लोगों को देखता था, बीमार देखता था, तो मेरी भी इच्छा होती थी कि मैं भी कभी ऐसे ही बीमार पड़ता तो अच्छा होता। यह तो न था कि मेरे बीमार होने पर भी दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते, पर इतना अवश्य था कि मेरे बीमार पड़ने पर हंटले के बिस्कुट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते, दवा की बात और है, खाने को मिलते। तो क्या था कि वो बताते हैं कि उन्हें हंटले के बिस्कुट खाने को मिलते जो उन्हें नॉर्मल साधारण होने पर नहीं मिलते थे। तो अगर वो बीमार होते तो उन्हें वो बिस्किट खाने को मिलते। यूडिक्लोन की शीशियां सिर पर कोमल करों से बीबियोडेल करमल थी, और सबसे बड़ी इच्छा तो यह थी कि दोस्त लोग आकर सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछे, कहिए बेड़क जी, कैसी तबीयत है, किसकी दवा हो रही है, कुछ फायदा है। जब कोई इस प्रकार रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मजा आता और उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि अगर मैं इस तरह से बीमार हूँ और सब मेरा ध्यान रखे, सब मुझे पूछने के लिए आए, सब मेरा ध्यान रखे, तो मुझे बहुत ही आनंद मिलता है। हाँ, एक दिन मैं हॉकी खेल कर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया, शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट जरा ज्यादा हो गया था, इसलिए भूख नहीं थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा, मैंने कह दिया कि आज स्कूल में मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा, विशेष न सही, साधारण सही, मुझे आज सिनेमा जाना है, तो अभी खा लेते तो अच्छा होता, संभव है मेरे आने में देर हो। तो अब इन्होंने कहा कि मुझे आज सिनेमा जाना है, तो तुम अभी खाना खा लोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे आने में देर हो सकती है। मैंने फिर इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया, 12 पूरियाँ थी, और वही रोज वाली 8 पाव मलाई खा चुकने के बाद पता चला प्रहलाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया है। रस तो होगा ही, कल तक संभव है कुछ खट्टा हो जाए। 6 रसगुल्ले निकलकर मैंने चारपाई पर धरना दिया। रसगुल्ले छायावादी कविता की तरह सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। नाभि के नीचे दाहिने और पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर पहुंच रहा है, परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा के एक शीशी सदा मेरे पास रहती है। मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदे पी, दोबारा पी, तिबारा, पिथवा पिथवा, पुनः पिथवा की सातरता उसी समय मुझे मालूम हुई। प्रातःकाल होते होते शीशी समाप्त हो गई। दर्द में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। प्रातःकाल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। तो क्या था, उन्होंने रात को पेट में दर्द हुआ, तो उन्होंने क्या था, उनके पास एक शीशी थी, उन्होंने पहले इसकी 1-2 बूंद पी, फिर 3 बार पी, और फिर पीते पीते उन्होंने पूरी रात में वो शीशी समाप्त हो गई। लेकिन सुबह तक दर्द में कुछ भी आराम नहीं मिला। फिर उन्होंने एक आदमी को डॉक्टर के यहाँ पर भेजा। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। वे एक इक्के पर तशरीफ लाए। सूट वाले का इक्के पर आना वैसा ही मालूम हुआ जैसे लीडरों का कार छोड़कर पैदल चलना। मैं अपना पूरा हाल भी न कह पाया था कि आप बोले, जबान दिखाइए। प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है, शायद वैसे ही मजा डॉक्टरों को मरीज की जीभ देखने में आता है। डॉक्टर साहब मुस्कुराए, बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा।
जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। मैं तो दर्द से बेचैन था। डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे। चलते चलते बोले, अभी अस्पताल खुला न होगा, नहीं तो आपको दवा मंगानी नहीं पड़ती। खैर, चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिएगा, वहाँ दवाइयाँ ताजी मिलती हैं, बोतल में गर्म पानी डाल के सेकेगा। तो उन्होंने कहा कि अभी अस्पताल खुला नहीं है, नहीं तो तुम्हें दवा फ्री में मिल जाती। अब तुम चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लेना, वहाँ से दवा ताजी मिलती है और गर्म पानी से अपने पेट को सेकेगा। दवा पी गई, गर्म बोतलों से सेक आरंभ हुई। सेकते सेकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कमी नहीं हुई। दोपहर हुई, शाम हुई, पर दर्द ने मुझसे ऐसा प्रेम दिखाया कि हटने का नाम दूर। लोग देखने के लिए आने लगे, मेरे घर पर मेला लगने लगा। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं। हाँ, एक विशेषता थी, जो आता एक नई नुस्खा अपने साथ ले आता था। किसी ने कहा, अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा, चून खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के कोई चीज बाकी नहीं रह गई जिसे लोगों ने न बताई हो। तो तरह तरह के लोग आते थे, सब अपने अलग अलग नुस्खे बताते थे। कोई कहता था जी हींग पिला दो, कोई कहता था चून खिला दो। तो खाने के लिए सिवाय जूते के बाकी सब कुछ सबने बता दिया था कि ये भी खिला दो वो भी खिला दो। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी न हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए और चर्चा छिड़ती थी। मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था, ऊपर से पान और चाय की चपत अलग। भला दर्द में क्या कमी हो। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चौहानाथ कातरजी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, उनके माँ बाप का दोष है। यदि मुझे उनका नाम रखना होता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता। वे थे यथा नाम तथा गुण। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। तो डॉक्टर लोग जो हैं उनकी फीस रात को बढ़ जाती है, क्योंकि वो रात को आते हैं तो ज़्यादा पैसे लेते हैं। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, मिनटों में दर्द गायब हो जाता है, थोड़ा पानी गर्म कराइए, तब तक ये दवा मंगवाइए। फिर एक पुर्जे पर अपनी दवा लिखी, पानी गर्म हुआ। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई पहुंचकर दवा दी। तो उन्होंने उनको इंजेक्शन लगा दिया। उससे क्या हुआ, डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल रफू चक्कर हो गया था। कोई 2 सप्ताह मुझे पूरा ठीक होने में लगे। बराबर डॉक्टर चौहानाथ कातरजी की दवा पीता रहा। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुंह में भी डाल दी जाए तो तिलमिला उठे। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया। उन्हें धन्यवाद देने के लिए मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता न होगी। वे बोले, यह तो आपकी इच्छा पर निर्भर है, पर यदि आप काफ़ी एहतियात न करेंगे तो आपको अपेंडाइटिस हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती है, अगर 6 घंटे की देर हो जाती तो जिंदगी भर रोना पड़ता। वह तो कहिए कि आपने मुझे बुला लिया, अभी कुछ दिनों दवा पीजिए। तो उन्होंने क्या सलाह दी कि क्या अभी तुम कुछ दिनों तक दवा ज़रूर पीजिए, नहीं तो तुम्हें अपेंडाइटिस हो सकता है। और वो तो तुम्हारी श्रीमती जी ने मुझे 6 घंटे होने से पहले ही बुला लिया, वरना बहुत ही गलत हो जाता। इसी बीच में डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम बताए कि मेरी तबीयत फड़क उठी। भला मुझे ऐसे फर्ज हुए, भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है कि केवल हमारे डॉक्टर कतक जी को ही मालूम है। खैर, मैंने दवा जारी रखी। अभी 1 सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ था कि 2 बजे दिन को एकाएक फिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था, उनका स्वरूप मेरी रोती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मैं सोचने लगा कि हुआ हमला उन्हीं में से किसी मर्ज का। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहाँ से आदमी बिना वांगी पत्रिका की भांति लौट कर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। तो क्या कहा, वो डॉक्टर को बुलाने के लिए गए, तो डॉक्टर साहब कहीं और गए हुए थे इसलिए नहीं आ पाए। इधर मेरी हालत क्या थी उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड से भी लिखे तो संभवतः समाप्त न हो। हवाई जहाज के पंखे की तेजी समान तो करवटें बदल रहा था। इधर मित्रों और
घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि कौन बुलाया जाए, पर कोई न किसी की बात मानता था, न कोई निश्चय ही रह पाता था। तो क्या था, सब आपस में बातें कर रहे थे कि किसको बुलाया जाए, क्या किया जाए, लेकिन क्या था, बस कॉन्फ्रेंस ही चलती रही, कोई भी निश्चय नहीं हुआ कि किसको बुलाया जाए। अंत में हमारे मकान में के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई और आयुर्वेदाचार्य रसिया रंजन, चिकित्सा मार्तंड, कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात तय हुई। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। कोई 45 मिनट बीत गए, परंतु वैद्य जी नहीं आए, न ही भेजे गए सज्जन का ही पता चला। तो दोनों में से कोई भी नहीं आए। एक और दर्द आयकर की तरह बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर इन लोगों का भी पता नहीं। तो एक तरफ से तो जैसे टैक्स बढ़ता जाता है, ऐसे ही दर्द भी बढ़ता जा रहा था, और दूसरी तरफ से इन लोगों का कुछ पता नहीं था। दोनों में से कोई भी नहीं आए थे, और भी बेचैनी बड़ी। अंत में जो साहब गए थे वे लौटे, बोले, वैद्य जी ने बड़े जोर से पत्रा देखा और कहा कि अभी बुध की संक्रांति व्रत में शनि की स्थिरता है, 41 पल, 2 विपल पे शनि बाहर हो जाएगा, और 1.5 घटी एकादशी का योग है, उसके समाप्त होने पर मैं चलूंगा। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया, मगर वे कह आए थे, अतः बुलाना भी आवश्यक था। फिर मैंने फिर उन्हें भेजा। तो क्या था कि अब वो उन्हें बोलकर आ गए थे, तो क्या था, दोबारा भेजना ही था। उन्होंने फिर दोबारा उन्हें बुलाने के लिए भेजा। कोई आधा घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी में तशरीफ लाए। आकर आप मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। आप धोती पहने हुए थे और कंधे पर सफेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और न पूछा, पहले नाड़ी हाथ में ली, 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की। बोले, वायु का प्रकोप है, यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंची है। इससे मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है, और इसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रदीत होता है तब सुई का कारण होता है। कविराज जी मालूम नहीं क्या पक रहे थे, और मेरी तबीयत तक और क्रोध के एक दूसरे ही संसार में छटपटा रही थी। आखिर मुझसे रहा न गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटे का कोष तो लेते आइए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, मैं पहले समझ तो लूँ कि मुझे रोग क्या है। उन्होंने कहा कि दवा तो बाद में होगी, पहले मुझे समझ में तो आ जाए कि आखिर रोग क्या हुआ है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी और कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब, फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा। 2 दिन दवा की गई। कभी कभी तो कम अवश्य हो जाता था, पर पूरा दर्द नहीं गया। तो यानी कभी कभी थोड़ा बहुत आराम लग जाता था, लेकिन पूरा आराम नहीं लगा। CID के समान पीछा छोड़ता ही ना था। चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन को मित्रों की मंडली आती थी, बैराम देती थी कम, दिमाग चाटती थी ज्यादा। तो क्या था, उनके दोस्त लोग जो आते थे दिन में उन्हें देखने के लिए, उनसे उन्हें आराम तो कम मिलता था, लेकिन दिमाग ज्यादा खराब होता था। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे। बोले, साहब आप लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए, आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को दिखलाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को तो दिखा ही लिया, अब हकीम भी सही। हकीम साहब आए। यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और अपने बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र न करना मुझसे न हो सकेगा। तो क्या है, वो उनके फैशन के बारे में, उनकी पोशाक के बारे में आपको बताएंगे। सर्दी बहुत तेज नहीं थी, फिर भी ऊनी कपड़ा पहनने का समय आ गया था, परंतु हकीम साहब चिकन का बंददार अद्दा पहने हुए थे। सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी। पाँव में पजामा ऐसे मालूम होता था कि चूड़ीदार पजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सब को सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मोहरी के लिए कपड़ा दिया हो, दर्जी ने कुछ कतर बहुत की हो और चुस्ती दिखाई हो। जूता कामदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब दुबले पत्ते के थे कि मालूम पड़ता था कि अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को बांट दी है। तो वो इतने दुबले पत्ते थे कि ऐसा लगता था कि उन्होंने अपनी तंदुरुस्ती, अपनी सेहत जो है अपने मरीजों को बांट दी है। हकीम साहब में नजाकत भी भला की थी। रहते थे बनारस में, मगर कान काटते थे लखनऊ के।
आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले, मिजाज कैसा है? मैंने कहा, मर रहा हूँ, बस आपका ही इंतजार था, अब यह जिंदगी आपके ही हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, यार अब आप तो ऐसी बात करते हैं गोया जिंदगी से बेजार हो गए। तो हकीम साहब कहते हैं कि आप तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे जिंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। भला ऐसी गुफ्तगू कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, अब तो दिखाइए। खुदाबंद करीम ने चाहा तो आनन फान में दर्द रफ्त चक्कर होगा। मैंने कहा, अब आपकी दुआ है, आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसीलिए आपको तकलीफ दी गई है। 10 मिनट तक हकीम ने नब्ज देखी, फिर बोले, मैं नुस्खा लिखे देता हूँ, इसे इस वक्त आप पीजिए, इंशाअल्लाह जरूर शिफा होगी। हकीम साहब चलने को तैयार हुए, उठते उठते बोले, जरा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयाँ लोग बहुत पुरानी रखते हैं, मेरे यहाँ ताज़ा दवाइयाँ मिलती हैं। दर्द फिर कम हो चुका था, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी। तो क्या था, दर्द तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन दुर्बलता यानी वो बहुत ही कमजोर हो गए थे। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से हो जाता था। फिर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। तो अब क्या था, सभी को उनके दर्द के लिए बहुत ही चिंता हो गई कि आखिर उन्हें क्या हो गया है। कोई कहता था लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था, किसी ने राय दी कि जल चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा, यह सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। बोले, साहब इन नन्ही नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है, साहब जादू का काम करती है जादू का। तो अब किसी सज्जन ने कहा कि आप होम्योपैथी इलाज कराइए, इन छोटी छोटी सी गोलियों में जो है वो बहुत ही जादू है, ये छोटी छोटी सी गोलियां एकदम जादू का काम करती हैं। एक प्रकृति चिकित्सा वाले ने कहा कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए, एक हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए, उन्होंने कहा, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं। मैं बीच में बोल उठा, समझदार न होता तो आपको कैसे बुलाता। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, उन्होंने बड़े प्रेम से देखा, देखकर बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह कुछ ऊपरी खेल है। तो अब उन्होंने ऊपरी खेल के बारे में बताया कि इन पर तो कोई जादू टोना हो रखा है। मैंने पूछा, ये ऊपरी खेल क्या है नानी जी? बोली, बेटा सब कुछ किताब में ही थोड़ी लिखा रहता है, बात यह है कि किसी चुड़ैल का फसाद है, यानी कि ऊपर किसी चुड़ैल का साया आया हुआ है। मेरी स्त्री और माता की ओर देखकर कहने लगी, देखो ना इसकी बरौनी कैसी खड़ी है, कोई चुड़ैल लगी है, किसी को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा, डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लग गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है? और उन्होंने कहा कि डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लगी गए हैं, अब क्या चुड़ैल भी मेरी जान के पीछे लग गई है? जब सब लोग चले गए तब मेरी पत्नी ने कहा, तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते, कुछ हो या ना हो इसमें तुम्हारा हर्ज ही क्या है? तो उनकी पत्नियों ने समझाती है कि जब लोग कुछ कहते हैं तो तुम उनकी बात मान लिया करो, चाहे उससे आपको कुछ हो या ना हो, लेकिन मानने में हर्ज ही क्या है। मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी नहीं आई, ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता, पर बीच बीच में दवा भी होती जाती थी। कुछ लाभ अवश्य हुआ पर पूरा फायदा न हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं। जो बात काशी में नहीं की जा सकती लखनऊ में हो सकती है, वहाँ सभी साधन हैं। सब तैयारी हो चुकी थी कि इतने में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान निभा लाए। उन्होंने देखा, कहा, जरा मुँह तो देखूं। मैंने कहा, मुँह जीप तो चाहे देखिए। देखकर बड़े जोर से हंसे। मैं घबराया। ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलन में बेढंगी कविता पढ़ने के समय सुनाई देती है। मैं चकित भी हुआ। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को यह सूझी नहीं, तुम्हें पा लिया है। तो अभी इन डॉक्टर ने क्या बता दिया कि किसी भी डॉक्टर को नहीं सूझी कि तुम्हें तो पाई लिया हुआ है। उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। तो उस पायलिए का जहर ही तुम्हारे पेट में जा रहा है और जिससे तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा, तब क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें करना क्या है, किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर सब दांत निकलवा दीजिए। मैंने अपने मन में कहा, आपको तो ये कहने में कुछ कठिनाई नहीं हुई, वो दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। तो उन्होंने बड़े ही आसानी से कह दिया कि अपने सब दांत निकलवा दो। तो क्या है कि दांत निकलवाने में कोई कठिनाई नहीं होती, ये तो बहुत मुश्किल काम है। खैर, रात भर मैंने सोचा, मैंने भी यही निश्चय किया कि यही डॉक्टर ठीक कहते हैं। दंत चिकित्सक के यहाँ पूछवाया, उसने कहलवाया कि 300 रुपये
फी दांत तुड़वाने के लगेंगे। कुल दांतों के 9600 रुपये लगेंगे, मगर उन्होंने 600 रुपये छोड़ देगा। इसके अतिरिक्त दांत बनवाई 15,000 अलग। यह सुनकर पेट के दर्द के साथ सिर में भी चक्कर आने लगा। उन्होंने इतने पैसे बता दिए दंत चिकित्सक ने कि ये सुनने के बाद उनके पेट के साथ साथ उनके सिर में भी बहुत दर्द होने लगा। मगर मैंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ, इतना और खर्च करो। श्रीमती जी से रुपए मांगे। उन्होंने पूछा क्या होगा, मैंने सारा हाल कह दिया। वे बोली तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चलने गई है। आज कोई कहता है दांत उखड़वा दो, कल कोई कहेगा सारे बाल उखड़वा दो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक उछवा दो, आंखें निकलवा दो। यह सब फिजूल है, खाना ठीक आने से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने कहा तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद करवाए। तो अभी क्या है, अभी लेखक कहते हैं कि जब तुम्हें यही सब ही पता ही था कि ये सब फिजूल खर्च है या फिर इस तरह से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो इतने पैसे क्यों लगवाए। तो यहाँ पर क्या था, इस पार्ट में बच्चों हमने क्या पढ़ा कि जितने भी डॉक्टर थे, वैद्य थे, चिकित्सक थे, हकीम थे, सब क्या करते थे, सब फिजूल की दवाई दे जाते थे क्योंकि उन्हें केवल पैसे कमाने थे। तो पैसे के चक्कर में उन्होंने इनके रोग का ठीक से इलाज नहीं किया। तो हमें ऐसे डॉक्टरों से बचना चाहिए, ऐसे वैद्य हकीमों से बच के रहना चाहिए जो पैसे के लालच में गलत दवाइयाँ देते हैं या फिर इस तरह की दवाइयाँ देते हैं जिससे रोगी का रोग ठीक ना हो। तो इससे क्या है, रोगी का रोग जो है वो बहुत ही भयानक रूप ले सकता है और आप क्या है, आप ज़्यादा बीमार भी हो सकते हैं। तो हमें इस तरह के डॉक्टरों से बच के रहना चाहिए, ऐसे हकीम वैद्यों से बच के रहना चाहिए जो आपकी सेहत का ना ध्यान रखते हुए आपसे सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं। तो बच्चों ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।